नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर सीरीज चल रही है JKPSI के लिए, और उसी का ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज मॉक टेस्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम 1 से लेके 40 क्वेश्चन। आज हम 40 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी इसमें हैं। तो वैसे तो हम करंट अफेयर का अलग से लेक्चर सीरीज लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर को, लेकिन ये 120 क्वेश्चन जो हैं ये आपका फुल सिलेबस की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, जो भी मॉक टेस्ट में 120 के 120 क्वेश्चन दिए हैं उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट रखे गए हैं फुल लेंथ फुल सिलेबस के, और 2 करंट अफेयर के टेस्ट रखे गए हैं। 2 करंट अफेयर प्लस जम्मू कश्मीर यूटी विद रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर, जो 30 मार्क्स का लिखा जीके जो लिखा है उन्होंने, उसके लिए भी एक अलग से टेस्ट रखा है। तो टोटल 8 टेस्ट रहेंगे फाइनेंस अकाउंट के लिए। ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी लोग पहली बार विजिट किया है चैनल पे, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल और मेक अस अ बिग फैमिली। ये लेक्चर फर्स्ट वाला लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था जो लास्ट टाइम, ये लेक्चर था JKPSI का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने 1 से लेके 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे अराउंड, और आज हम 40 से लेके 120 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे करंट अफेयर का अपडेट मिलता रहता है। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब का भी यही नाम है, टारगेट JK एग्ज़ाम्स। ओके, ये चैनल का नाम जो हमने रिसेंट में चेंज किया है बाई साहिल ठाकुर जम्मू, तो ये सेम नाम आपको दिखेगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना आपने, आपको वहाँ पे इसके आंसर की या फिर अपडेट मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 से डिस्कस करते हैं, यहीं पे हमने छोड़ा था। विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द GDP ऑफ इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि GDP जो है ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया की GDP कितनी है, और IMF ने क्या बोला है इंडिया की GDP के लिए कितनी रहने वाली है 2022-23 के लिए। ओके, और ये भी पता होना चाहिए, ये हम करंट अफेयर में कवर कर देंगे। बट आल दो अभी आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा GDP को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर या मरीन सेक्टर। तो ये है सर्विस सेक्टर, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर जॉब की बात करें तो जॉब जो है वो 50% जॉब जो है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन GDP को कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो अराउंड 17% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं हम। इससे पहले आपको GDP की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। GDP इज़ अ मेजर ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू की मॉनेटरी वैल्यू को GDP बोलते हैं। GDP मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज दोज दैट आर बॉट बाय द फाइनल यूजर, प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस इन अ कंट्री, एक कंट्री में, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, तो इंडिया में एक मतलब गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से मॉनेटरी वैल्यू जो बनी है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम GDP। तो ये डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है, NCERT की भी डेफिनेशन है, और वैसे भी ये IMF की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे IMF की वेबसाइट से देख रहे हैं ना हम, तो इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन आपको पता हो। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम से क्वार्टर आर ईयर, मतलब 1 साल भी हो सकता है, या फिर क्वार्टर मतलब 6 मंथ भी हो सकता है। इट काउंट्स ऑल द आउटपुट जनरेटेड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, उसको बोलेंगे GDP। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर ही जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यूज होंगी विद इन अ कंट्री, चाहे वो 1 साल में हो या 6 महीने में हो, लेकिन विद इन द कंट्री, तो वो बोलेंगे GDP। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। GDP अगर सेक्टर वाइज देखा जाए इंडिया में, तो GDP सेक्टर वाइज देखो 3 सेक्टर है हमारे इंडिया में। एक तो आ गया सर्विस सेक्टर, ओके, सर्विस सेक्टर। दूसरा आ गया एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 53% GDP को। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 53% GDP को कंट्रीब्यूट करता है कौन सा, सर्विस सेक्टर। वैसे ही है
आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 25% और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 20% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको पता होना चाहिए। सर्विस सेक्टर 53% या फिर आप बोल सकते हो 54%। ओके, देन आपका आ गया इंडस्ट्री सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका आ गया 25% या फिर 26% बोल सकते हैं आप। देन आपका आ गया सर्विस सेक्टर, इसको आप 21% और 20% बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपने इंपॉर्टेंट डाटा याद करना। आपने देखो सबसे कम है 20% किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर आपने याद करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट इज 25%। फिर आपने याद करना सर्विस सेक्टर दैट इज 54%। ओके, तो दीज आर ऑल डाटा जो कि आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू द जीडीपी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये किस किस को बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या फिर टर्शरी। ये इकोनॉमी का टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये सारा किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इनका कितना है, वो है 21.82%, मतलब अराउंड 21%। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने याद करना है। देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारा इसमें आता है, ये 24%। टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आते हैं, सर्विस सेक्टर जो कि 53.89% है। तो समझ रहे हो कि दिस इज 45%, दिस इज 25% और दिस इज 21%। तो अप्रॉक्सीमेट डाटा आपको याद पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन कौन सा है। अगेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर कुछ भी नहीं याद है तो सिंपल सा डाटा बनाना है। एग्रीकल्चर इतना 20%, सर्विस सेक्टर इतना 53% और इंडस्ट्री 25%। इतना सिंपल डाटा आप बना ही सकते हो याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 क्वेश्चन नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी नहीं है इनमें से, तो ये देखना आपने सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी नहीं है। तो इससे पहले हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल याद करनी है आपने जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर इसका आंसर देते हैं हम। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर गिवन हेयर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉमन सेडिमेंट्री रॉक्स इंक्लूड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल गैस। ये सारी जो है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल जो है, ये सारा क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। दीज रॉक्स ऑफन start as a sediments carried in river and deposited in lakes and oceans. When buried, the sediment lose water and become cemented to form the rock. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल पता हो सेडिमेंट्री रॉक्स की। क्या क्या है, ऐसे सेडिमेंट्री, ऐसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल गैस जो है, ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको। इस तरह से आप एग्नीशियस रॉक की अगर एग्जाम्पल लेके चलें तो वो आपको पता होना चाहिए। ग्रेनाइट एंड पैग्माटाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ग्रेनाइट और पैग्माटाइट क्या है, दीज आर इग्निशियस रॉक। एग्जाम्पल अगर लेके चले मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन सी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे आप देख रहे हैं, मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक है, क्वार्ट्जाइट ये है, फिर ये बाकी वाली एग्जाम्पल जितनी भी हैं ये सारी की सारी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये एग्जाम्पल ही याद करनी है इनकी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जैसे कि हमने देखा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जिसमें एग्जांपल थी आपकी शेल, आपकी एग्जांपल आ गई, लाइमस्टोन आ गई और सैंडस्टोन आ गई। दीज आर एग्जांपल ऑफ, जैसे कि ये सैंडस्टोन है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है और शेल जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। स्लेट जो है ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो आंसर सी आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैथ्स का है और क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 46 था। ये आप खुद सॉल्व करना आपने, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पोर्शन है और इसको ज़रूर सॉल्व करना आपने, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें आपने देखना है 47 में कि विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। तो विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, जैसे स्वदेशी मूवमेंट आपको होता है कि 1905 में हुई है, यस इट इज़ करेक्ट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, ये भी करेक्ट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक चली है, ये भी सही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं या फिर डांडी मार्च भी बोलते हैं, ठीक है, डांडी मार्च बोलें या फिर
आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साल्ट सत्याग्रह 1930 से लेकर 34 तक चली थी ये, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1944 में नहीं चली है। तो बाकी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये करेक्ट नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट चली है 8 अगस्त 1942 में, जिसमें गांधी जी ने बोला था डू और डाई का नारा दिया था, स्लोगन। तो ये बताना चाहिए डू और डाई स्लोगन किसने दिया था, गांधी जी ने, इसी दौरान में, ठीक है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। तो इसका नॉट मैच जो है वो खाली यही नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर, बट वी विल डिस्कस इन द डिटेल। तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी ये थी, इससे पहले आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ है, पार्टीशन ऑफ द बंगाल, पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका थोड़ा सा पेन छोटा कर देते हैं। पार्टीशन ऑफ द बंगाल, तो पार्टीशन जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई है वो हुई है 1905 में, ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन के टाइम में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में, तो इम्पॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट का एक तो मतलब था कि जो बायकॉट करना, किसको बायकॉट करना था, एक तो जो इन्होंने पार्टीशन की थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। बायकॉट करना, क्या करना, एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो की थी लॉर्ड कर्जन ने, तो उसको बायकॉट करना, और दूसरा जितने भी मतलब अपना स्वदेशी, जैसे आज की डेट में हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं ना, तो वही एक मूवमेंट चली थी उस टाइम में भी। जैसे आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हम, तो उस टाइम में भी स्वदेशी मूवमेंट एक काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट रही है उस टाइम में। वैसे ही चंपारण सत्याग्रह, दिस इज़ द फर्स्ट सत्याग्रह 1917। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। और गांधी जी का ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में हुआ था। गांधी जी कब इंडिया में आए थे ये भी बताना चाहिए आपको। गांधी जी आए थे 9 फेब 1915 को, ठीक है। तो 1915 में आए थे गांधी जी इंडिया में। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में गांधी जी की एंट्री कब हुई है, तो 1915 में हुई है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें आपने एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, तो इसमें खिलाफत मूवमेंट जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। खिलाफत मूवमेंट मतलब खिलाफत मूवमेंट जो थी, उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मतलब गवर्नमेंट को कॉपरेशन नहीं करना है। तो ये 1920 से लेके 22 तक चली थी, और 22 में जाके चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट जिसमें 21 या 22 पुलिस ऑफिसर उनको आग लगा दी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पे, ठीक है, वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे। तो इसी मूवमेंट को बरदौली कॉन्फ्रेंस मतलब बरदौली समिट जो हुई थी कांग्रेस की उस टाइम में, तो इसमें विदड्रा करना पड़ा गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में। चौरी चौरा इंसिडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि 1922 अब 2022 है, इस मूवमेंट को 100 साल हो रहे हैं चौरी चौरा इंसिडेंट को। तो इट वाज इन द न्यूज़। तो मेक श्योर कि ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100 साल हुए हैं इस इंसिडेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस दौरान में क्या है कि 1931 1932 ये इंपॉर्टेंट ये रहे, क्योंकि इस टाइम में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3, ये तीनों की तीनों जो है ये इसी टाइम में हुई है, 1930, 31, 32, 3 साल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और सिर्फ 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, IRWIN, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था ये भी आपको बताना चाहिए। ये 1931 में हुआ है, और इस पैक्ट के बाद ही गांधी जी ने बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया था, और ये यूरोप में गए थे, ठीक है, यूरोप में गए थे, और वहाँ पे जो RTC थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको बताना चाहिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल कितनी हुई है, 3 हुई है, 1930, 31, 32, ठीक है। 31 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी बोले कि हम पार्टिसिपेट करेंगे RTC सेकंड में,
मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में। तो फिर ये गए थे उधर, लेकिन तब तक इन्होंने बंद रखी ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन फिर वापस आए, फिर से स्टार्ट कर दी। तो ठीक है, तभी ये 1930 से 34 लिखा है, क्योंकि ये बीच में बंद की फिर से स्टार्ट करी है उन्होंने। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में पता हो। और एक आपकी इस बारे में पता होना चाहिए कि जैसे RT1, 2 और 3 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी सिर्फ सेकंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बाकी किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके अलावा आपको बताना चाहिए कि तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 ही कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो किस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो सिर्फ सेकंड वाली RTC थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें पार्टिसिपेट किया था गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, बाकी में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने RTC 1, 2 और 3 तीनों में पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे हमारे द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और B.R. अम्बेडकर ने किस में किया। तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ एक सप्रू करके एक लायर हुए करते थे, ठीक है। तो TB या TP सप्रू करके हैं। तो ये और B.R. अम्बेडकर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी ने किस मूवमेंट मतलब RTC में कौन से में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली सेकंड में, कांग्रेस ने भी सेकंड में किया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था, और B.R. अम्बेडकर ने सब में किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 1942 में हुई थी और गांधी जी ने। इसके अलावा आपने पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940 में स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया कि आपने लोगों पब्लिक में जाके आपने बताना है कि हम, क्योंकि इस टाइम में 1940 में क्या हुआ था, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में तो पब्लिक को ये बताना था कि हम ब्रिटिश के साथ नहीं हैं। तो दिस वाज वेरी क्लियर कि हम इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट करें। तो गांधी जी ने बेनोवे को चूज़ किया था, VANOVE फर्स्ट पर्सन। दूसरे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, PT नेहरू, और थर्ड नंबर पे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 3 बंदे को इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चुना गया था। तो एक भानुभाई और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आप वहाँ पे भी डाटा देख सकते हैं, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, तो तभी मैंने डिस्कस किया। 48 से लेके देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दें अच्छी तरह से, जितने भी इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैथ्स वाला आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 53, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अप्रोप्रिएट मेजर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का कैसे होता है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट रियल प्राइस, या फिर पर कैपिटा रियल इनकम और NNP एट फैक्टर कास्ट। तो इसका आंसर है D, पर कैपिटा रियल इनकम या फिर NNP एट फैक्टर कास्ट। नेक्स्ट आपका आ गया, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम जो है NI किसी कंट्री की फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होती है, वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनलिस्ट। तो इंपॉर्टेंट है, यही है। नो, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। इसका आंसर है डी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज GDP ना। तो आल्सो नेशनल इनकम, 54 का D पार्ट। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 ऑफ नीति योग। तो नीति योग डाटा रिलीज करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को लेके, तो टॉप कर्नाटका ही करता है। तो इसका आंसर A है। तो 2022 का भी डाटा आ जाएगा कुछ देर के बाद, तो मेक श्योर कि आपको 2022 में किसने टॉप किया है। तो मोस्टली यही 2 स्टेट टॉप करती हैं, तो केरला कर्नाटका तो एक बार नज़र लगा लें, नहीं तो करंट अफेयर में हम डाल ही देंगे, वहाँ पढ़ लेंगे हम। ओके, 56 का है, सिलेबस में भी आपने दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सीधा सीधा लिखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मेक श्योर कि आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें।
2021 की रिपोर्ट है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट स्टेट वाइज तो वो कौन रिलीज़ करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलीज़ करता है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड जो है वो कौन रिलीज़ करता है, वो इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन। तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ए ऑप्शन क्या है, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ जीरो हंगर इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मैनेज टू सिक्योर 3rd रैंक अमंग द 8 अदर इन द फ्रे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो हंगर में जम्मू कश्मीर ने रैंक 3rd प्राप्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जीरो हंगर में रैंक 3rd प्राप्त किया है एसडीजी में। तो आपको देखो एसडीजी जो है ना, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2015 से लेके 2030 तक टारगेट ये रहे हमारा कि हमें ये गोल अचीव करने हैं। तो इसका जो एसडीजी का कंसेप्ट आया था वो आया था 2012 में कंसेप्ट आया था। अगर आप क्वेश्चन आएगा कि कंसेप्शलाइज कब किया था, तो इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम बोल सकते हैं रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में फर्स्ट, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। फिर 10 साल के बाद 2002 में रियो +10 आई थी और रियो डी जनेरियो मतलब कि ब्राज़ील में हुई थी ये। तो इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट 1992 में। उसके बाद 2010 +20 रियो +20 जो हुई थी, रियो +20 तो ये हुई थी 2012 में। तो इसी दौरान में एसडीजी ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्शलाइज किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनाइटेड नेशन ने कंसेप्शलाइज कब किया था। लेकिन 2015 से लेके टारगेट हमारा 2030 तक है। तो कितने गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 169 टारगेट्स। और टारगेट कितने हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, 169 गोल कितने हैं, 17 गोल्स हैं। और 17 के 17 आपको गोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, आल्दो हम करंट अफेयर में उसको डिस्कस कर देंगे 17 के 17। बी पार्ट है, केरला रिटेन इट्स रैंक एज अ टॉप स्टेट विद स्कोर 75। बोथ हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु टुक द सेकंड स्पॉट एट द स्कोर ऑफ 74। ये 2021 का डाटा है। ठीक है, 2021 का। तो इंपॉर्टेंट है कि 2021 का डिस्कस कर रहे हैं हम। केरला ने टॉप किया है और रैंक इसका है 75। अगर एसडीजी में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो वो आ गया केरला 75 स्कोर, और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने 74, ये 75 और 74। फिर आ गया सी पार्ट, रैंक ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्रूविंग मार्जिनली बाय 6 पॉइंट फ्राम 60 इन 2019 टू 66 इन 2021। तो ये इम्प्रूव हुआ रैंक, जैसे 60 रैंक था 2019 में और 66 रैंक हो चुका है 2021 में। तो अगर आएगा कि JNK का रैंक कितना है, जम्मू कश्मीर का रैंक एसडीजी में। ठीक है, अब एसडीजी इंडेक्स स्टेट के लिए कौन रिलीज़ करता है, वो नीति आयोग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग भी पता हो। तो JNK का रैंक है 66 और लद्दाख का भी रेंज 66 ही है, मतलब स्कोर इतना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। लद्दाख का भी 66 है अकॉर्डिंग टू एसडीजी इंडेक्स 2021। लद्दाख और JNK का 66, ये भी करेक्ट है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर क्लासिफाइड बिलो बेस्ड ऑन द एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स। तो इनको क्या क्या बोलते हैं, जैसे एस्पिरेंट किसको बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। इसका आंसर है ई, ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि JKSSB का एग्ज़ाम है, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें भी पूछे जा सकती हैं। जैसे एस्पिरेंट स्टेट किसको बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एस्पिरेंट स्टेट किसको बोलेंगे, वो स्टेट जो जिसका रैंक जो है 0 से 49 होगा उसको एस्पिरेंट बोलेंगे। वो स्टेट जिसका रैंक 50 से लेके 64 होगा उसको हम परफार्मर बोलेंगे। और वो स्टेट जिसका रैंक 65 से लेके 99 होगा उसको फ्रंट रनर बोलेंगे। और वो स्टेट जिसने स्टेट या यूटी जिसने अचीव कर दिया 100% तो उसको बोलेंगे अचीवर। ठीक है, तो ये 4 है, एस्पिरेंट, परफार्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, JKSSB इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये भी याद करें डाटा कि 0 से 49 किसको बोलते हैं, एस्पिरेंट को, परफार्मर 50 से 64। तो कि एक ही डाटा याद करना 49 64, बस इतना याद करना है। अब आपने करना है 0 से 49 एक, दूसरा 49 से आगे 50 से लेके 64 और तीसरा 65 से लेके 99। सिंपल है ना। देखो 49 याद करना है, 64 याद करना है, 99 याद करना है। 0 से लेके 49 इसको बोलेंगे एस्पिरेंट। अब 64
इसके आगे 49 से आ गया 50, 50 से लेके 64, इसको बोलेंगे फ्रंट रनर, परफॉर्मर, और फ्रंट रनर ये आ गया। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो इंडिया इस J&K किस में आया, J&K आपका आएगा 66 है ना, 66 आएगा फ्रंट रनर। और इंडिया का ओवरऑल अगर बोलेंगे SDG इंडेक्स इंडिया का, तो इंडिया का भी 66 ही है। ठीक है, 66 है या 77 है, चलो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगी 66 या 77 है। आल दो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि 66 इंडिया का है ओवरऑल, मतलब SDG इंडेक्स इंडिया का वर्ल्ड वाइड में, तो 66 स्कोर है। स्टिल अगर इसमें कोई होगा तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, बट आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटरी पॉलिसी इनमें से कौन कौन सा है। तो इसमें से मॉनिटरी पॉलिसी RBI की, देखो एक तो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, RBI द सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी होती हैं, मॉनिटरी पॉलिसीज़ एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कौन कौन सी होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। RBI की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएँ, वहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लें आप। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, CRR क्या होता है, CRR जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ना ही पढ़ना आपने। बैंक रेट, CRR कहाँ मिलेगा आपको, आपने लिखना है विकीपीडिया में RBI वेबसाइट पे, वहाँ पे दिखना है मॉनिटरी पॉलिसी लिखना है, वहाँ पे पूरा डाटा आ जाएगा आपको, तो वही याद करना है। CRR SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, ये इंपॉर्टेंट पता है अब होना चाहिए। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और अदर छोटी मोटी डेफिनेशन जो दी होंगी, जैसे ऑपरेशन ट्विस्ट आ गया, या फिर ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें है सिर्फ दो ही जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी हैं, बाकी बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन, दीज आर टू जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी की पॉलिसी हैं। बाकी पब्लिक टैक्स और पब्लिक रेवेन्यू इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी। तो 1 और 2 C इज़ द राइट आंसर। ओके, मैं डिस्कस करूँगा, लेक्चर फिर लंबा चला जाता है, तो बेटर है कि आप RBI की वेबसाइट पे जाएं, वहीं से डायरेक्टली पढ़ लें। ठीक है, अब जो 58 क्वेश्चन नंबर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। तो देखो इसमें क्या है कि आपको बताना है कि जैसे इंडिया से सिंपल सी चीज़ में याद रखनी है, बाकी तो ये फालतू दी है। WIPO रिलीज़ करता है डाटा, देखो ये चीज़ देखनी है आपने, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, 2021 में इंडिया का रैंक क्या रहा है, और GI को कौन रिलीज़ करता है, WIPO। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लेवल पे कौन रिलीज़ करता है। फिर से बोल रहा हूँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंडिया का रैंक क्या रहा है 2021 में, वो रहा है 46। लेकिन अभी लेटेस्ट डाटा भी आ चुका है 2022 का, तो उसमें इसका रैंक रहा है इंडिया का 4040। ठीक है, तो पहले रैंक था 2021 में हमारा 46, और अभी इंडिया का रैंक जो है वो 4040 रैंक रहा है, किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। देखिए 81 2015 में हमारा 81 रैंक था, और 2021 में हमारा पास कितना रैंक आ गया है, 46। अब 2022 में कितना रैंक आ गया हमारे पास, 4040। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है, 40 है। कौन रिलीज़ करता है, WIPO रिलीज़ करता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपको होना चाहिए। वैसे अलग से आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, तो ये अलग से ऐसे भी पता होना चाहिए। तो रिलीज़ कौन करता है, ये तो मैंने बता दिया, WIPO रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WIPO की फुल फॉर्म WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर इसका आएगा 1 2 दोनों सही है, C पार्ट इज़ द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। तो दादा भाई नेहरू जी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए पर्सनालिटी बन जाते हैं क्योंकि जब सूरज स्प्लिट हुई है, तो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये आपको ये बताना है कि INC में कब कब ये प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये आपने देख लेना है, जहाँ से भी आप पढ़ लें यहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब कब प्रेसिडेंट ये रहे हैं। एक प्रेसिडेंट जो इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंटशिप जो इनको मिली थी, वो मिली थी जैसे सूरज स्प्लिट कब हुई है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बोलेंगे तो सूरज स्प्लिट हुई है 1907 में। तो इससे पहले 1906 में ये प्रेसिडेंटशिप रही थी इनकी।
ठीक है। दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट रहे थे INC के कब, 1906 में, और इनकी डिमांड थी तब स्वराज। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द INC जिन्होंने स्वराज की बात करी थी, ठीक है। एक स्वराज बुक भी है गांधी जी की, तो पता होना चाहिए 1910 या 1909 में, 1910 में गांधी जी ने एक बुक लिखी है स्वराज, तो ये भी पता होना चाहिए आपने, स्वराज इज़ अ बुक लिखी है गांधी जी ने, ठीक है। हाँ, बुक से याद आया, मेरी एक और बुक आ रही है मार्केट में ऑलरेडी। आई हैव रिटन 3 बुक्स। एक तो बुक आई थी मेरी स्टार्टिंग में ARCS की, विशाल पब्लिकेशन की JNK में, और दूसरी आई थी करंट अफेयर की अप टू मई 2022 तक करंट अपडेट, और जिसमें JKAS के मॉक टेस्ट भी थे उस बुक में, और करंट अफेयर की थी ये, तो मई 2022 तक अपडेट था इसका। तो ये लिखी थी लिखी तो मैंने थी, आथर में ही था, KBC पब्लिकेशन की थी एक ARCS बुक, और जो विशाल पब्लिकेशन के थ्रू आई थी 2021 वाले एग्ज़ाम के लिए, और एक अभी करंट अफेयर के लिए आई थी KBC पब्लिकेशन की, दिल्ली का पब्लिकेशन है, इन्होंने लिखी पब्लिश करी थी, वो करी थी करंट अफेयर के लिए, JNK के लिए, और JKAS के मॉक टेस्ट थे उसके, ठीक है। प्लस बाकी करंट अफेयर तो था ही मई तक अब। लेकिन अब जो तीसरी बुक आ रही है, फर्स्ट JNK की बात कर रहा हूँ, थर्ड बुक JNK में जो आ रही है अभी, वो आ रही है हमारे पास विशाल पब्लिकेशन की, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, विशाल पब्लिकेशन की थर्ड बुक, ठीक है। उसमें आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे मिलेंगे, JKPSI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे मिलेंगे, और मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट जो होंगे, जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है मॉडल टेस्ट, ठीक है, ये सब उसमें मिल जाएंगे आपको। लेकिन सेक्शनल टेस्ट उसमें नहीं है। सेक्शनल टेस्ट भी है ना हमारी टेस्ट सीरीज़ में, जैसे JKPSI में है, तो सेक्शनल टेस्ट उसमें नहीं है, फुल लेंथ 5-5 टेस्ट डाले गए हैं। FAA के लिए 5 टेस्ट मॉडल टेस्ट, और JKPSI के लिए 5 टेस्ट, ये 5 टेस्ट, और 5-5 इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे डाले गए हैं, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए शायद से, अब उसका मेरे को क्लियर नहीं है, लेकिन 1-2 उसकी भी सेट डाले गए हैं। तो ये आएगा विशाल पब्लिकेशन के थ्रू, वो आएगी कुछ दिन के बाद मार्केट में, जब आएगी तो ले सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट सीरीज़ तो आपने ली ही है, तो सेम ही है उसमें भी। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया 59 का, दादा भाई नेहरू जी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी है, 1906 में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप की थी। इससे पहले आपको टोटल कितनी बार रहे प्रेसिडेंट, तो वो इंपॉर्टेंट है 1906 में, ठीक है। स्वराज उन्होंने डिमांड की थी उस टाइम में, 59 और 60, क्वेश्चन नंबर 60 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको PDF और करंट अफेयर का अपडेट मिलता रहता है, जहाँ कोई कुछ भी अपडेट रहे तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 का, विद रेफरेंस टू स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम इंपॉर्टेंट है, JKAS में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे कैसे आया था वैसा ही सेम नहीं डाला है, थोड़ा सा अलग है, बट आपको बताना चाहिए। स्वामित्व स्कीम, इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। It aims to allow citizens to use their property as a financial asset for the taking loans and other financial benefits. Which of the following is are correct? मुझे लगता है ये सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट वेट। ओके, तो इसका आंसर जो है वो ओनली 3 है, यही करेक्ट है, बाकी ये 2 करेक्ट नहीं है स्वामित्व स्कीम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामित्व स्कीम में क्या है, ये आपको प्रॉपर्टी कार्ड देंगे, बस प्रॉपर्टी कार्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, और आंसर इसका है D3 ऑनली। बाकी ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है, अर्बन अफेयर नहीं किया है, तो ये है पंचायती राज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, स्पॉन्सर्ड नहीं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्लस ये है पंचायती राज स्कीम, ठीक है। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे एक बार देख लेना इसका, और भी कुछ अगर जानने की ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 61, रिसेंटली नीति आयोग हैज़ रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और किसने रिलीज़ किया है, नीति आयोग ने क्या किया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अर्लियर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 वाज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो अभी इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो वो देखना है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल
MPI 2021 इंडियाज़ रैंक इज 66 आउट ऑफ 109 कंट्री। तो इंडिया का रैंक कितना रहा है, 66 रहा है आउट ऑफ 109 कंट्री का, किस में, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन। कौन कौन सी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 इक्वल वेटेड डायमेंशन है, कौन कौन से, एक हेल्थ, एक एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार PSI का जो पेपर हुआ था SDI का, तो जो पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन कौन से डायमेंशन हैं, विच आर द फॉलोइंग। तो मेक श्योर कि ये भी आपको पता हो कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन से डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। The 3 dimensions are represented by the 12 indicators such as nutrition, school attendance, year of schooling, drinking water, sanitation, housing, bank accounts and others। तो इसका आंसर है D, all of the above are the correct। ठीक है, इसमें मेनली आपने याद करना है कि किस बॉडी ने इसको रिलीज़ किया है। रिसेंटली जैसे नीति आयोग ने भी डाटा रिलीज़ किया है इसका, और ग्लोबल लेवल पे भी किया है। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का रैंक क्या है, 66 आउट ऑफ 109 कंट्री। ओके, तो कौन कौन से स्टैंडर्ड है, 3 वेटेड हैं और वो याद करने हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 62 आपका आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 एडिड आर्टिकल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट, ठीक है, 2002 में हुई है, और उसमें क्या किया गया है कि राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। क्या लिखा है, राइट टू एजुकेशन, एडुकेशन या एजुकेशन जो भी बोलो, क्या है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और एडुकेशन इसको डाला गया है आर्टिकल 21A में, फंडामेंटल राइट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये दिखता है, आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A। जैसे आर्टिकल 21 क्या है, लिबर्टी, वो है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। यहाँ पे आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को डाला गया है। ठीक है, साथ में इट इज़ आल्सो ए फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कैसे, जैसे 86 अमेंडमेंट में ही 11th फंडामेंटल ड्यूटी आई थी, जिसमें ये बोलते हैं कि 6 से लेकर 14 ईयर तक आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, वो फंडामेंटल कौन सी ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ में DPS में आर्टिकल 45 भी तो है एजुकेशन को लेके, एजुकेशन को लेके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को लेके आर्टिकल 45 भी है DPSP में। DPSP मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये किस किस में है, फंडामेंटल राइट, तो यस इट इज़ राइट, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A। फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, टोटल कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 11th में, ये पहले नहीं थी, ये 1976 में ऐड की गई हैं। किसकी बेसिस पे, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी उनने रिकमेंडेशन दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21A 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम 16 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दें। DPSP में आर्टिकल 45, ठीक है, 45 आर्टिकल, तो ये तीनों में ऐड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 D इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका आ गया 63 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। तो ये आपको बताना है कि ये कमेटी और इसके चेयरमैन सही बताए गए हैं या नहीं बताए गए। तो ये आपको बताना चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, पहला क्वेश्चन तो ये आपको बताना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी की इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंडियन पॉलिटी से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, कितने मेंबर थे इसमें, 7 मेंबर थे टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और BR अम्बेडकर वाज दी हेड ऑफ द कमेटी। ठीक है, अब ये वाली कमेटी का देख लेते हैं कौन कौन से क्या है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यस इट इज़ राइट। स्टेयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यस इट इज़ आल्सो राइट। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी के भी कौन थे, JL नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसी में तो थे ना, जैसे
बहुत सारी स्टेट थी एट द टाइम। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी याद रखना आपने 562 के आसपास तब रजवाड़े वगैरह हुआ करते थे, उनको मिक्स करके पूरा इंडिया बना है ना आज की डेट में। तो एक ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है इनका? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था लास्ट ईयर। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात पे है। वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सिंबल ऑफ इंडिया है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज दी हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इट इज़ आल्सो राइट। तो ये सब राइट है, डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सब के सब आपको याद पता होना चाहिए। और बेसिक, इसके अलावा भी बेसिक आपको ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जितने छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, ठीक है, 22 जुलाई 1947। अब ये लास्ट मीटिंग, टोटल मीटिंग कितनी हुई है इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा पहली जो मीटिंग कहाँ हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे, तो वही इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें लक्ष्मीकांत में दी गई हैं, तो लक्ष्मीकांत में एक बार नज़र लगा दें। लक्ष्मीकांत में ऐसे ना ऐसे करके बॉक्स दिए होंगे, तो वो सारे बॉक्स देख लेना है स्टार्टिंग में ही, इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 64, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973 लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आपने JKSSB के लिए इतना ही चीज़ें याद रखनी है। ये सारी चीज़ें तो थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है आपने कि केशवानंदा भारती केस, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है अभी, ठीक है। केशवानंदा भारती कौन है? बंदा है, बंदी है, मतलब मेल और फीमेल है, ठीक है। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि केशवानंदा भारती जो थे या थी, मेल था, ये फीमेल थी। इनकी डेथ हुई है, मतलब 2021 में हुई है शायद से, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में थे। वैसे भी आपको बताना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दी थी जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ये दिया था इस केस के बाद, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है ये किसके रिलेटेड है या फिर किस केस में है, केशवानंदा भारती केस या फिर कुछ और एग्जाम्पल दे देंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए दिस इज़ केशवानंदा भारती केस। बाकी जितने भी इसका है ये थोड़ा सा हाई लेवल का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द, आपको इतना याद करना है JKPSI के लिए। लेकिन नीचे क्या क्या है वो भी देख लो, अगर कोई बॉडी चेंज हुई एग्जाम के तो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर भी आ सकता है। तो सेकुलर कैरेक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इसको हम सेकुलर चेंज नहीं कर सकते। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इवन कि प्रियम्बल में, हमारे प्रियम्बल में फ्रीडम वर्ड कोई भी नहीं है, डिग्निटी वर्ड है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। सेकुलर वर्ड को भी ऐड किया गया था 1976 में बाय द अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुई है प्रियम्बल की, ओनली वंस, दैट इज़ 1976 ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट 1976। ये 6 है ना, 4 + 2 6, 1976 6, 4 + 2 6, ये ऐसे याद हो जाएगा। सेकुलर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल दोनों हैं, और कुछ भी है इसमें। अच्छा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है ये रहेगी। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, ये भी सही है। जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 12 या 13 है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन। जितने भी दिए गए हैं दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर जो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसकी वायलेशन होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेशन नहीं कर सकती है। फॉर शेड्यूल डील्स विद, आपको बताना चाहिए कि देखो शेड्यूल जो है ये कितने शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में। जब स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 8 ही शेड्यूल थे। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आज की डेट में है 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। तो 9 शेड्यूल कब ऐड किया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही 1951 में ही। वो क्या था? रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स।
9th शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है, वो 1951 में रिफॉर्म की गई थी, तो 9th शेड्यूल को ऐड किया था, वो था लैंड रिफॉर्म के लिए। अब मेन क्वेश्चन था कि 8 से लेके 12, आज मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिनके फादर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तब अडॉप्ट किया था। इम्पॉर्टेंट टर्म है अडॉप्ट। और इनेक्ट कब किया था, वो किया था 26 जनवरी 1950 में, तो इसको बोलेंगे इनेक्ट। ठीक है, एक होता है अडॉप्ट और एक होता है इनेक्ट करना। इनेक्ट या फिर केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 और ये इनेक्ट हुआ है 26 जनवरी 1950। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिनके फादर कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब क्वेश्चन ये था कि 4 शेड्यूल डील किसके साथ करता है, तो ये है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली याद करना। याद करने का फार्मूला आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, TEARS, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये 12 के 12 शेड्यूल याद हो जाएंगे आपको टेयर्स ऑफ ओल्ड PM फार्मूले से। ठीक है, तो ये आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने शेयर किया है, नहीं तो लेक्चर 5 मिनट और खा जाएगा। ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली ट्रिक को याद कर देना आपने। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 66, करेक्टली मैच्ड। तो ये आपने इसमें करेक्टली मैच देखना है। देखिए आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत, इट इज़ राइट, क्योंकि गांधी जी एक गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी बोलते थे कि भाई गांव में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ना, तो आर्टिकल 40 डील्स विद द विलेज पंचायत। आर्टिकल 21A अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इट इज़ आल्सो राइट। ठीक है, और आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ये इंपॉर्टेंट है। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस पर कमेटी उठाई है, उत्तराखंड WARA उत्तराखंड ने। ठीक है, जिसको हेड कर रहे हैं रंजना प्रकाश देसाई, चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये हेड कर रहे हैं कहाँ? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो उसको हेड कर रहे हैं यही अभी इस टाइम में। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही रंजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर की डीलिमिटेशन ऑन JNK। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑन JNK कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है कॉन्स्टिट्यूंसी, अभी डीलिमिटेशन हो रही थी ना जम्मू कश्मीर में, तो उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो वो जो डीलिमिटेशन रिपोर्ट थी या फिर डीलिमिटेशन को हेड कौन कर रहे थे, वो रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 112। तो 112 आर्टिकल किसके साथ डील करता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट टर्म मेंशन नहीं है, बजट हम ऐसे बोल देते बजट आया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 लिखा गया है। ठीक है, जो वो बोलता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये दिया गया है 112 में। आर्टिकल 300A, तो राइट टू प्रॉपर्टी, यस इट इज़ आल्सो राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूडेड किया गया है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी ये हम डिस्कस करते हैं बाद में। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है। पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी, पुट्टास्वामी जजमेंट। ठीक है, आई थिंक 2017-18 में आई थी ये। ठीक है, ये जजमेंट आई थी इस केस में, पुट्टास्वामी केस में, और उसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी राइट ये है आर्टिकल 21 में। तो अब इसके अलावा भी आपको बताना चाहिए राइट टू मैरी क्या है। तो राइट टू मैरी जो है ये भी आर्टिकल 21 है, आर्टिकल शादी करने का अधिकार, तो वो आर्टिकल 21 में लिखा गया है। ठीक है, तो राइट टू मैरी हो गया। कोई बंदे सोचेंगे कि ये फ्रीडम है कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, तो फ्रीडम आर्टिकल 19 में लिखा है, तो दैट इज़ रॉन्ग। आर्टिकल 21 डिग्निटी ऑफ द लाइफ है ना, डिग्निटी की लाइफ जीनी है ना आपने शादी करके, ऐसे थोड़ी है कि डिग्निटी ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू मैरी आल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में, राइट टू मैरी जो है वो आर्टिकल 21 में। पर्सनल लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी
दैट इज़ आर्टिकल 21। राइट टू प्रॉपर्टी, देखो राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, कभी ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 में पहले हुआ करता जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में 1978 में, ठीक है। गांधी जी की गवर्नमेंट एमरजेंसी जैसे हटी थी तो 44th अमेंडमेंट उसमें इसको रिमूव कर दिया था आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 32 नहीं यार, 32 तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, जस्ट वेट, आर्टिकल 32। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वेरी यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज, तो एक बार देख लें आप जो सही लगेगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 डील विद इट, किस पे, राइट टू प्रॉपर्टी पे। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1(f), 19 क्लास 1 सब क्लास f, also article 31 on the other hand guarantees every person, citizen or non-citizen, the right against property deprivation। तो ये आर्टिकल 31 था, लेकिन अब देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज आल्सो अ। आर्टिकल 31 जो है वो डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, इसको रिमूव करने से पहले, तो वो भी सब देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी तरीके से भी अगर आएगा राइट टू प्रॉपर्टी पे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में भी पूछा रखा है, जेकेपीएससी ने भी पूछ रखा है, अदर स्टेट ने भी पूछ रखा है, जेकेएसएसबी में पूछा जा सकता है। तो बेसिक के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उसका। पहले इसको रखा गया था आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास f में प्लस आर्टिकल 31 में, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। Every citizen has the right to acquire, hold and dispose of property according to Article 19 subclass 1(f). Article 31 on the other hand guarantees every person, citizen, non-citizen, the right against the property deprivation। साथ में कुछ और देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 31 क्या है, आर्टिकल 31 वाज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि 35 तक क्या है हमारे पास आर्टिकल जो हैं वो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अब वही देखते हैं कि व्हाट राइट इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है, इसीलिए मैं किसी सोर्स का यूज़ कर रहा हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो इसको रिमूव कैसे किया है, मतलब आर्टिकल 31 को क्या रिमूव कर दिया गया है, येस इट हैज़ बीन रिमूव्ड। अब कैसे किया है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने याद करना है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो इट इज़ अ नॉट अ फंडामेंटल राइट दैट, ठीक है। नीचे देख लेते हैं क्यों नहीं है। आर्टिकल 300A क्या बोलता है, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ अ प्रॉपर्टी से बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी से बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। चलो ये वाला आर्टिकल है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली चीज़, विच आर्टिकल डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, तो कब इसको राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया था। तो मैंने पहले बताया कि 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, तब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। मोरारजी देसाई आफ्टर द इंदिरा गांधी सरकार 1975 से लेकर 77 तक तो एमरजेंसी थी ना इंडिया में, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो वो उन्होंने जितना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं ना 42nd अमेंडमेंट जो लाई थी उन्होंने 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 4+2 मैंने बोला था 6, 4 और 2 6, अब इसमें याद करना है 4 और 4+4 44th अमेंडमेंट, ये 8 बनेगा, तो 1978, तो 8 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, 44 8। तो 44th अमेंडमेंट किसने लाई, मोरारजी देसाई ने 1978 में, जिसमें इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया, फंडामेंटल राइट से 31 को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया।
इसको डाला इन्होंने आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था, यही डिस्कस इसलिए किया, तभी ये आज की डेट में फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ ऑनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी दिया गया है और ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लिखा गया इसमें भी। इन 1978 द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यस। लीगल राइट है, यस। क्या ये फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट तो नो। तो यही इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए इसको डीपली डिस्कस किया हमने। इसमें हम आर्टिकल 21A भी डिस्कस कर लेते हैं, गवर्नमेंट का डाटा है। कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। 86 ये लिखा है, 86 अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस एज ग्रुप को? 6 to 14 को क्या देनी है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ठीक है। और इज़ अ फंडामेंटल राइट इन सच अ मैनर एज स्टेट में बी आर डिटरमाइंड। तो स्टेट के लिए ये कंपलसरी है कि वो 6 से लेके 14 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन दे, और ये हमारा भी अधिकार है कि अगर सरकार नहीं दे रही है एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, तो हमारा अधिकार है कि हम सरकार को क्या करें? वोट ना दें, अगली बार स्ट्राइक करें, यही तो अधिकार है ना। तो आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। जब फंडामेंटल राइट का उद्घाटन मतलब वो उल्लंघन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको रीट्स पता होनी चाहिए। रीट्स 5 प्रकार की रीट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रीट में क्या अंतर है, तो वो अलग से लक्ष्मीकांत में टॉपिक दिया है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मेनली ये था कि एक चीज़ याद करनी है आपने, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुई है? 2002 में। उसमें क्या किया गया है? आर्टिकल 21A को लाया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज ग्रुप 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है। और स्टेट को ये प्रोवाइड करना ही करना, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर स्टेट हमें नहीं देती है, कोई भी स्टेट, यूटी जो भी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट हम बोलते हैं इंडिया को, मतलब कंट्री को, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। वैसे इंडियन पॉलिटी में हम स्टेट बोलते हैं, एक्चुअल में स्टेट में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 67, तो इसमें बताना आपके कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेस क्या क्या थे, कहाँ से हमने इसको बारो किया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली आप लक्ष्मीकांत में जाएँ और वहाँ पे इसी तरह से जो दिए होते हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसी से निकलते हैं डायरेक्टली स्टार्टिंग के लक्ष्मीकांत में, ठीक है। ऐसे बॉक्स दिए होंगे, वो याद कर देना अपने। सोर्सेज क्या है और कहाँ से बारो किया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यहाँ से हमने फेडरल स्कीम को बारो किया है, जुडिशरी को किया है, और ऑफिस ऑफ द गवर्नर। तो इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम और जुडिशरी ये सेम है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थे, वहीं से हमने बारो किया है इसको। आज की डेट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं कहाँ से बारो किए। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ मॉडल जो कि आज की डेट में इंडिया में है। और प्राइम मिनिस्टर जैसे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट रहते हैं। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, तो वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ़ द स्टेट कौन रहता है? हेड ऑफ़ द स्टेट मतलब कंट्री, तो वो प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ़ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस की टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे स्टेट नहीं समझना जैसे अदर स्टेट होती हैं। रूल ऑफ लॉ दैट इज़ आल्सो मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों सही हैं। चलते हैं थर्ड, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा आल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। और ये है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी फंडामेंटल राइट की जितने भी आर्टिकल हैं ना, तो सारे के सारे याद करने हैं आपने। मैं तो बोल देता हूँ कि आर्टिकल 1 से लेके
51 तक याद ही कर लो, आर्टिकल 1 से लेके 51 तक आर्टिकल जो जो एक एक लाइन लिखी गई हैं सारी एक बार देख लो, क्योंकि कोई भी आर्टिकल आए डायरेक्टली आप उसको मतलब अटैम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, JK SSB का एग्ज़ाम है, कोई KS या UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे आपको डीपली स्टडी चाहिए। सिंपल चीज़ें हैं, आर्टिकल कौन सा कहाँ डील करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ लो आर्टिकल 17 क्या डील करता है, तो अनटचेबिलिटी आपको पता चाहिए, आर्टिकल 21 किसका डील करता है, आर्टिकल 40 जो है पंचायती राज पे डील करता है। तो ये सारे आर्टिकल कब याद होंगे, जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप। विकीपीडिया करें, वहाँ लिखिए बेयर एक्ट और वहाँ पे आर्टिकल दिए होंगे, सीधे सीधे आर्टिकल स्क्रीनशॉट ले लें, 1 से 51 याद कर लें, ठीक है, अपने मोबाइल में रखें और यहीं से याद करें। बेयर एक्ट लिखना है विकीपीडिया में, बेयर एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ से आर्टिकल सिंपल लिखा होगा, आर्टिकल 1 में ये, 2 में ये, 3 में 4, 51 तक सब याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बट वो वैसे भी टेस्ट सीरीज में आ ही जाएंगे, बट 51 तक आपको याद होनी चाहिए। DPSP हमने लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने लिया है ये लिया आयरलैंड, मतलब आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, यहाँ से हमने लिया है DPSP। सिंगल सिटीजनशिप, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो इससे लिया हमने सिंगल सिटीजनशिप। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट। तो आपको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया, एक ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी हमने ली, और फेडरल सिस्टम, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आज की डेट में जो हमें पार्लियामेंट इंडिया की और रूल ऑफ लॉ चलता है, तो ये हमने यहीं से लिया है, ठीक है। और बाकी जो है USA से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं, ठीक है, और DPSP हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप। इंपॉर्टेंट, डी इज़ द राइट आंसर। पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, 24 अप्रैल को। इस टाइम 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड JNK ऑन द पंचायती राज डे। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पे बनने के आशंका ज़्यादा है, मतलब आ सकता है क्वेश्चन। JNK में PM मोदी ने पंचायती राज डे पे PM स्वामित्वा और रेटल हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, इनका उद्घाटन किया था, इनाग्रेशन की थी, और ये आए थे पल्ली विलेज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो पल्ली विलेज आल्सो दी क्या है उसको, फर्स्ट पंचायत थी जो कि कार्बन न्यूट्रल है, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत आपको क्वेश्चन आएगा। कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है इंडिया में, फर्स्ट पंचायत, तो पल्ली पंचायत जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो 24 अप्रैल को मोदी जी जम्मू कश्मीर गए थे, उनने स्वामित्व स्कीम का भी उद्घाटन किया था, वो कार्ड दिए थे। और साथ में एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको कि कठुआ 100% फर्स्ट ये बनी है, 100% गोल्डन कार्ड के दिए गए, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। ये आयुष्मान भारत स्कीम जो है 5 लाख तक इसमें पैसा दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसमें आपको जम्मू कश्मीर में ये 2020 में लॉन्च हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया में पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2020 में लॉन्च हुई है आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, जिसको सेहत स्कीम भी बोलते हैं, SEHAT, सेहत स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब की गई है, ठीक है। तो पहले से लॉन्च हुई, इस दिन नहीं हुई, इस दिन स्वामित्व स्कीम हुई है, गोल्डन कार्ड बांटेंगे, रेटल हाइडल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, और इस बार नेशनल लेवल पे मतलब पंचायती राज डे पे मोदी जी कहाँ आए थे, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो JNK में आए थे। क्वेश्चन नंबर 69 इंपॉर्टेंट है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील्स विद, तो इट डील्स विद द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। तो इंपॉर्टेंट है, 73rd अमेंडमेंट किसके साथ डील करती है, वो पंचायत के साथ, और 74th अमेंडमेंट किसके साथ डील करती है, वो करती है म्यूनसिपलिटीज़ के साथ। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में आता है। शेड्यूल टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, टेयर्स ऑफ ओल्ड PM, P से पंचायत, M से म्यूनसिपलिटी, और ये 11th शेड्यूल और ये 12th शेड्यूल, ये ऐसे ही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये 11th शेड्यूल में आता है, पंचायत 11th शेड्यूल में, और म्यूनसिपलिटी 12th शेड्यूल में, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब इस बेसिस पे ना 1992 में
73rd अमेंडमेंट जब आई थी, इस बेसिस पे मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट मतलब स्टेट जो कि जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था, ये 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायत को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने, बलवंत राय या फिर अशोक मेहता, ये आपने बताना है बलवंत राय और अशोक मेहता, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, कमेंट नहीं करते आप, ठीक है। कमेंट करने मतलब हो गया, अगर आपको नहीं भी पता है थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, दूसरा बंदा कोई और कमेंट करेगा और दूसरा देखेगा, तो आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, इट्स ए माइंड स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका आ गया 70, क्वेश्चन नंबर 70, इनकरेक्टली कौन कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच है, तो सिर्फ इनकरेक्टली मैच बताना है। 5-6 दिए गए हैं, F तक ऑप्शन दिए गए हैं। तो हेड क्वार्टर एक्चुअल में क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लिखना भूल गए हम, लिखा तो है हेड क्वार्टर्स, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेड क्वार्टर है। तो बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ब्रिक्स की शंघाई, ठीक है, हेड क्वार्टर। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क। नेटो का ब्रसल में, नेटो इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 30 मेंबर हैं इसके, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है तो ये पता होना चाहिए। ब्रसल में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। IMF का पेरिस में नहीं, वाशिंगटन में है, ठीक है, वाशिंगटन मतलब USA में, न्यूयॉर्क USA। तो IMF का यहाँ पे नहीं है, पेरिस में नहीं है। तो F पार्ट जो है ये इनकरेक्टली मैच है, बाकी करेक्टली मैच है। तो इसमें आपने एक तो हेड क्वार्टर WHO का याद करना है, WTO का याद करना है, नेटो का करना, ब्रसल्स, ब्रिक्स का करना है, ठीक है, IMF का भी करना है कि कहाँ पे है इसका, ठीक है, ये आपने रिसर्च करनी है IMF कहाँ हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 नीचे, क्वेश्चन नंबर 71, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ DPSB इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू एस्टेब्लिश। तो DPSB को का मेन पर्पज़ क्या है इंक्लूड करने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मेन है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, ठीक है, DPSB का सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसमें वेलफेयर कंसेप्ट जो है ना, वेलफेयर कंसेप्ट, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेलफेयर स्टेट जो है ये कंसेप्ट किस में लिखा है, फंडामेंटल राइट में लिखा है, DPSB में लिखा है या फिर किसी और में, तो डायरेक्टली है वेलफेयर स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट का DPSB में लिखा है, ठीक है, करेक्टली। 71 72 का आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है, तो वो आ गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कई जगह आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी दिखेगा कि वो ओथ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बट रियल में सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन होगा किसी का भी तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट फाइनल इंटरप्रेटर होता है उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन, ठीक है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास आ गया हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। फर्स्ट लोकसभा जब हमारी बनी थी इंडिया की, ठीक है, तो उसमें स्पीकर कौन थे, तो GV मेवलनकार जो थे ये हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। देखो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है इंडिया की पार्लियामेंट, पता ही होगा, पार्लियामेंट में एक तो आपका आ गया लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ दीज 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ होगा, मतलब कोई भी बिल होगा, वो एक्ट तभी बनेगा, क्योंकि मेन काम क्या है पार्लियामेंट का, मेन काम इसका लेजिस्लेशन बनाना, लॉ बनाना। पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, लेजिस्लेशन लाना, ठीक है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना या फिर लेजिस्लेशन। तो ये तभी लॉ बनेगा, एक्ट बनेगा जब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होंगे। लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, देन प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तो फिर जाके लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों को हम बोलते हैं
मतलब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में ये तीनों को मिला के हम बोलेंगे ना पार्लियामेंट, खाली लोकसभा और राज्यसभा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, लेजिस्लेशन बनाना। और कोई भी बिल अगर पास हुआ लोकसभा से, फिर उसको पास करना पड़ता है राज्यसभा से, फिर उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलें तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, तो आपको सबको पता है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ था। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन क्यों बार बार आते हैं कि लोकसभा से पास हुआ और फिर राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से? तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में हुआ था, होम मिनिस्टर तब क्या अभी हुई हैं, अमित शाह थे, उन्होंने कहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था राज्यसभा में, क्योंकि ये स्टेट का मसला था। तो अगर आप देखें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? या फिर अपर हाउस भी बोलते हैं इसको, अपर हाउस, इसको बोलते हैं लोकसभा को लोअर हाउस, या फिर इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, तो स्टेट का कोई भी मसला आएगा, क्योंकि J&K स्टेट थी, उसको तो मतलब एब्रोगेट करना था आर्टिकल 370 को, तो वो चलो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही कर दिया था उनका काम। पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो लोकसभा, राज्यसभा, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकसभा में डायरेक्टली क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि स्टेट का मसला था, और स्टेट का मसला सीधा ये क्या है, राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट ना, तो काउंसिल ऑफ स्टेट में ही इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो वो कब किया था? 5 अगस्त को। फिर 6 अगस्त को लोकसभा में गया, और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया। कब? 2019 में। लेकिन वो लागू नहीं किया, 31 अक्टूबर, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुछ आता है, ठीक है, उनका शायद से जन्मदिन आता है, ठीक है, और इंदिरा गांधी या किसी और का पता नहीं, अब डेथ होती है किसी की, बट ये है कि आपको ये बताना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या आता है, जन्मदिन आता है, कुछ एनिवर्सरी आती है 31 अक्टूबर। कब हुआ? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। राज्यसभा 5 अगस्त 2019 को, लोकसभा में 6 अगस्त 2019, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, फिर ही जाके लॉ बना, एक्ट बना ना, तभी तो हम बोलते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। बिल क्यों नहीं बोलते? दैट इज़ द एक्ट, क्योंकि वो इन तीनों से पास हो चुका है, पार्लियामेंट से पास हो चुका है। तो ये 9 अगस्त को, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वो किया गया है 31 अक्टूबर को 2019 में ही, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। तो अभी राजा हरी सिंह, जैसा कि आपको पता है कि राजा हरी सिंह की 23 सितंबर को यूटी गवर्नमेंट ऑफ J&K, या फिर आप बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K मनोज सिन्हा, या फिर बोल सकते हैं यूटी गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिसाइड किया है और हो भी चुकी है हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे ऑन 23 सितंबर राजा हरी सिंह के बर्थडे पे, ठीक है। तो बस ये याद करना है कि 23 सितंबर राजा हरी सिंह का बर्थडे आता है, बर्थ एनिवर्सरी पे पब्लिक हॉलीडे इन्होंने बोल दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, J&K गवर्नमेंट ने। लेकिन हम बैकग्राउंड में हम देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच कौन सा इनमें से, तो ये देखना आपने। स्टेटमेंट दी हैं, कितनी दी हैं? एक तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही बड़ी, एक ही क्वेश्चन में ख़त्म कर देते हैं। चलो अच्छा है, आपके लिए ही अच्छी चीज़ है कि कम से कम ज़्यादा स्टेटमेंट होगी, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं ना। नहीं तो ये क्वेश्चन तो एक ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बताओ नहीं बताओ, ठीक है ना, 1 लाइनर। बड़ी 4 देने का मतलब है एक ही क्वेश्चन में आपके 4 बन जाएंगे, 120 क्वेश्चन की जगह 200-300 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो अच्छी बात है आपके लिए, इसलिए तो रखा गया है। ओ शिट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, जिसने डिवाइड कर दिया। तब कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान जो था ये डिवाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, और 14 को मिली पाकिस्तान को, 14 चला गया वो उधर, और इंडिया को मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसमें 3 स्टेट जो थी बाद में, मतलब जो भी ये मसला डिबेट वाला मसला है, लेकिन J&K जो था
उन्होंने उस टाइम में लास्ट डोगरा रूलर जो थे, डोगरा रूलर वाज राजा हरी सिंह JNK के, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट हुआ करती है ये, प्रिंसली स्टेट थी ये, और इसने जुड़ना था इंडिया के साथ, और वो जुड़े कब हैं वही हमें पता होना चाहिए। वो जुड़े हैं 26 को, इन्होंने साइन किया है 26 अक्टूबर 1947 को। तो इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और 2020 में, 2020 या 21 में, ये करंट अफेयर में आपको आ जाएगा, ठीक है। 2021 या 20 में पहली बार एक्सेशन डे मनाया गया है JNK में, ठीक है। एक्सेशन डे ये इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया है? 26 को, 26 डे, जब भी 26 अक्टूबर आता है तब हम एक्सेशन डे बनाते हैं, ठीक है। अब वो 2020 से बनाया जा रहा है या 21 से बनाया जा रहा है, ये करंट अफेयर में हम क्लियर कर देंगे। मेरे को थोड़ा सा हो रहा है कि 21 में आया या 20 में आया, ठीक है। तो ये हम करंट अफेयर में डाल देंगे, क्वेश्चन वहाँ क्लियर हो जाएगा कब से एक्सेशन डे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना कब से जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। तो ये 26 अक्टूबर, ये सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि 2020 से बना रहे हैं या 21 में बना रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ना। तो ये करंट अफेयर में डाल देंगे हम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था एट द टाइम। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और लॉर्ड माउंट बैटन जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। माउंट बैटन इंडिया के थे, और पाकिस्तान के कौन बने थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना वाज दी फर्स्ट। जब ये इंडिपेंडेंस मिली पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान अलग हो गया हमारे से, तो तब वो जाके गवर्नर जनरल बने हैं पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, उधर जाके प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे पाकिस्तान के। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे वो जाके गवर्नर जनरल बने थे। तो यहाँ पे इंडिया में कौन था? गवर्नर जनरल इंडिया में 1947 से 50 तक रहे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना नहीं था, वही रहे हैं लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है, 49 तक शायद से। राजा गोपालाचार्य जो थे ना, राजा जी फार्मूला जो है, वो बने थे हमारे इंडिपेंडेंस के फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर को साइन किया था राजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर में, और 27 अक्टूबर को माउंट बैटन ने उस पर साइन किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों डेट्स। 26 अक्टूबर राजा हरी सिंह, 27 अक्टूबर पे माउंट बैटन ने साइन किया था। किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ राजा हरी सिंह, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बैटन। तो यही लिखा गया है 26 और 27 अक्टूबर 1947 राजा महाराजा हरी सिंह एंड पंडित प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड इनके बीच में साइन हुआ 26 को, और 27 को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया था एक्सेशन। बस ये इंपॉर्टेंट है, कब उन्होंने एक्सेप्ट किया, इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। TT अमृतसर ये हुई है 16 मार्च 1846। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट JKSSB के अदर एग्ज़ाम के लिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट ये अभी महाराजा हरी सिंह की छुट्टी दी गई है, तो इसके बैकग्राउंड में आपको ये पता होना चाहिए। अगर पूछ लिया गया तो फिर ठीक है ना, एजेंसी भी चाहिए जिसको पता नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में साइन हुई है, तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार established the princely state of Jammu and Kashmir under the suzerainty of the British Indian Empire। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके किसके बीच में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह। तो ये कब हुई है? ट्रीटी अमृतसर 16 मार्च 1846। ये एग्जैक्ट डेट याद करनी है आपने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया ट्रीटी ऑफ लाहौर, किसके किसके बीच में साइन हुई है? ट्रीटी ऑफ लाहौर एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन बिटवीन द 7-year-old महाराजा दलीप सिंह सिख, जो कि ये डेट तो याद करने की जरूरत नहीं है, एंड द ब्रिटिश एम्पायर। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके किस बीच में? दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में 9 मार्च 1846 जम्मू वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश एम्पायर ऑन पेपर। बस ये लिया गया है, तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो ये बताना है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब से केम इनटू इफेक्ट हुआ, ठीक है, मतलब एनफोर्स हुआ। तो ये हुआ है, यही एक गलत स्टेटमेंट थी जो क्वेश्चन में लिखा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 9 अगस्त 2019 से नहीं हुआ था, वो हुआ था 31 अक्टूबर पे, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है।
9 को तो ये प्रेसिडेंट ने सेट दिया था ना J&K रिकग्निशन एक्ट को। दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट जो दी गई थी इसमें, लेकिन आपने पूरी याद कर देनी है, थोड़ा सा लंबा भाषण हो गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये मैं शायद पहले भी डिस्कस कर दिया था, आर्टिकल 21 राइट टू मैरी, ठीक है, राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। 75 आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 75। 76 का क्वेश्चन नंबर 76, ये आर्टिकल पूरे याद कर देने आपने जैसे इसे लिखे हैं इधर। तो इसमें से आपने बताना क्या है, करेक्टली मैच कौन सा है, करेक्टली मैच तो इसका ऑप्शन भी होनी चाहिए ना, ठीक है, ऑप्शन दिए। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इट इज़ करेक्ट। आर्टिकल 70 वायलेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, तो ये भी सही है। आर्टिकल 18 वायलेशन ऑफ द टाइटल्स, वायलेशन ऑफ द टाइटल्स, वायलेशन ऑफ टाइटल्स में ना एक आपको याद करना है कि जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न अवार्ड है या फिर और अवार्ड दिए जाते हैं, दैट इज़ नॉट अंडर दिस आर्टिकल वायलेशन ऑफ द टाइटल। ये सुप्रीम कोर्ट का केस एक आया था, वो देख लेना आपने, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अभी 2021 में शायद से, यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि ये भारत रत्न और बाकी जो अवार्ड देते हैं हम, क्या ये वायलेशन ऑफ टाइटल्स नहीं है, भारत रत्न भी एक टाइटल है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये आर्टिकल 18 राइट वायलेशन ऑफ द टाइटल्स। 44th अमेंडमेंट 1978 अबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, तो वो उसको अबॉलिश कर दिया, डाल दिया आर्टिकल 300A में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो इंपॉर्टेंट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी सही है। आर्टिकल 51A प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 51A तो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, FUNDAMENTL, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 11 तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्वर्ण सिंह कमेटी के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के दौरान में इंदिरा गांधी जी ने लाई थी, और तब 10 फंडामेंटल ड्यूटी होती थी, बट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वो राइट टू एजुकेशन वाली इंक्लूड की है, 86 अमेंडमेंट 2002 में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और 51A फंडामेंटल ड्यूटी नॉट, यही एक गलत है, बाकी सही है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा भाई साहब सी, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। 6th वाला वो है, हमने देख लिया। नेक्स्ट आपके पास आया 77। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। तो आपको बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कब आया, ये भी बताना चाहिए, 1993 में, और इसको चेयरमैन कौन होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन इसका चेयरमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ए, ठीक है। Only a retired चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी द चेयरमैन ऑफ NHRC। NHRC का चेयरमैन कौन हो सकता है, Only a retired चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी नहीं, एनी सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट वो भी नहीं, एनी सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो भी नहीं खाली रिटायर्ड पर्सन जो है इसको हेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके जनाब कर देते हैं कंसिडर। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट, हाँ जी 24 थी प्लस 1, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तो सेम ही है ना, हाँ 25 ही है। 25 हाई कोर्ट्स हैं आज की डेट में 2022 तक, ठीक है। पंजाब हरियाणा एंड यूनिट एरिया ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है कि पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ इनकी कॉमन हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, ये भी सही है क्योंकि लद्दाख की अलग से हाई कोर्ट नहीं बना है जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का एक ही है, नाम भी सेम रखा उन्होंने, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट इनकी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, सिर्फ यही है कि जिसके पास अपनी कोर्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास भी कोर्ट है लेकिन वो हाई कोर्ट है, लेकिन वो लद्दाख
दोनों को मिला के। यहाँ पे भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की एक कॉमन हाई कोर्ट है, इनकी भी कॉमन हाई कोर्ट है। सिर्फ एक दिल्ली ही है जिसके पास अपनी हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है साउंड हाई कोर्ट। तो चारों के चारों ऑप्शन सही तो हैं, ठीक है। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। 79 ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कन्क्यूर्ड साइलोन? साइलोन किसको बोलते हैं? साइलोन इज़ द नेम ऑफ श्रीलंका, एंशिएंट नेम। श्रीलंका दूसरा नाम है साइलोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कन्क्यूर्ड साइलोन? तो कौन थे? 79 का बी आंसर है। राजा वन जो थे, इन्होंने राजा वन थे जिन्होंने कन्क्यूर्ड किया था श्रीलंका को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 का है द टर्म यवन प्रिया मेंशन इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड? तो यवन प्रिया का मतलब क्या है, जो कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये आपके आगे पेपर यवन प्रिया, ठीक है। पेपर सी आंसर 80 का। 81 का जो भी है इसमें देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहिए। फिर से बोलो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी रेक्टिफिकेशन कुछ भी होता है तो हम अपडेट करते रहते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने पहली बार विजिट किया चैनल पे, ओके। और दोस्त यारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड? पानी देना यार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड? तो ये देखना आपने कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें से आएगा तो आपको एक ही ना, कि ये वाली बुक किसने लिखी है। अब 4 लिखने मतलब है कि एक ही क्वेश्चन से 4 चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्वेश्चन तो आपको 1 लाइन रही आना है, तो हो सकता है 4 भी आ जाए। उस दिन क्या होगा, फिर बोलेंगे डिफ़िकल्ट पेपर आया, ठीक है ना। तो हर तरीके से देखना है। अश्वघोष ने लिखी थी बुद्ध चरित्र, किसने लिखी है? अश्वघोष, राइट। सुधारका ने लिखी है मर्चिकैटिकम जो लिखी है सुधारका ने लिखी है। बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने। और मुद्रा राक्षस लिखी है विशाखा दत्त ने। हर्ष चरित्र लिखा है बनबाता। हर्षवर्धन जो है ना, उसके टाइम में कौन थे? ये पोइट थे, बनबाता। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन थे? बनबाता। हर्ष चरित्र लिखिए, हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष, ये वही अश्वघोष हैं जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को भी हेड किया था, ठीक है। कश्मीर में जो काउंसिल हुई थी, कुंडलवान भी बोलते हैं। कभी कभी ये आएगा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, तो कश्मीर में तो हुई। तो कभी कभी भी ये भी आ सकता है कुंडलवान, KUNDALVAN, कुंडलवाना, ठीक है। या फिर कश्मीर, कनिष्क के टाइम में हुई है। कुषाण का किंग था वो। अश्वघोष थे जिन्होंने गायत्री मंत्र दिया है, GYATRI, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ठीक है। बैटरी इज लो। इसका आंसर जो है वो आपका आएगा ए पार्ट। सारे के सारे सही हैं, सब याद कर देने हैं। अश्वघोष किसके टाइम में थे, मतलब अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र लिखी है। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखी है। बनबाता जो थे हर्ष चरित्र लिखी है। तो हर्षवर्धन के टाइम में बनबाता थे, ठीक है। 81, हाँ ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। इसमें तो मतलब हो गया कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए फॉरेनर पे, इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे फॉरेनर दे दिए। सारे के सारे सही हैं, ठीक है। ये आपने याद कर देने हैं, सब करेक्टली मैच है। मेगास्थनीस आए थे भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। फहीन आए थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य सेकंड भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। वैनसंग आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। H से हर्षवर्धन, H से वैनसंग, ठीक है। और फहीन पहले आए हैं, चाइनीज़ ट्रैवलर थे। वैनसंग भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे। एक आए थे इसके बाद टी सिंह करके थे कोई, ठीक है, वो बाद में आए थे इनके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन आया। फहीन आया, फिर वैनसंग आया, और फिर आया ये टी सिंह करके कोई है। वैनसंग आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। एल्बरूनी आए थे महमूद ऑफ गजनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्बरूनी कब आए? तो महमूद ऑफ गजनी। और फिर आगे आपके पास इब्न बतूता जो है मोरिश ट्रैवलर थे, जो आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है। जैसे 2016 में हमारा डीमोनेटाइजेशन हुई थी ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, ठीक है। 2016-17 में डीमोनेटाइजेशन इन्होंने भी की थी उस टाइम में।
मार्को पोलो वेटिकन ट्रैवलर थे और वो आए थे पांड्या रूलर ऑफ मादुराई और ये वाले। तो ये सारे सही हैं, ये याद ही करने YAAD याद करने ही करने कौन किसके टाइम में आया। क्वेश्चन एंशंट हिस्ट्री से आएगा, एंशंट मेडिवल। तो ये वाला क्वेश्चन तो पक्का ही रखो आप, ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो ये सारे याद कर देने। आंसर डी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन नंबर, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिया हमने, ये लिया है मुंडक उपनिषद से लिया है हमने, ठीक है। सत्यमेव जयते, आमिर खान शो चलाते हैं, आमिर खान सत्यमेव जयते, वो भी देखा करो कभी कभी, आमिर खान का शो है सत्यमेव जयते। बट ये कहाँ से लिया हमने, जो हमारे किस में है, एम्बलम ऑफ इंडिया है ना, उसे मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 84, बैटल ऑफ दारमत वाज फाउट बिटवीन किसके किसके बीच में। 84 का आंसर सी, औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दोनों भाई थे, आपस में ही लड़ते थे, ठीक है। बैटल ऑफ दारमत वाज बिटवीन द औरंगजेब एंड दारा शिकोह, दोनों भाई थे ये, ठीक है। 84 का सी आंसर, ठीक है। 84 का 85 का विद रेफरेंस टू द मिया तानसन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन सी है, 85 का ए पार्ट आंसर, ये वाला। ये टाइटल जो तानसन वाज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्पीरियर अकबर। अकबर के टाइम में तानसन आया करते थे उनके मतलब कोर्ट में, ये सही है। बट ये है कि उन्होंने टाइटल नहीं दिया था। ये जहाँ के रहने वाले थे शायद से MP ग्वालियर के, वहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उन्होंने टाइटल दिया था इसको तानसन। इसका ओरिजिनल नाम अलग से है, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, वहाँ पे बताऊँगा मैं ओरिजिनल नाम तानसन का क्या था। और ये कन्वर्ट भी हुए थे, मतलब हिंदू थे और बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। और क्या स्टोरी थी इनकी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। लेकिन वो फ़िलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही देख लें कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। टाइटल तानसन अकबर ने नहीं दिया था, अकबर की कोर्ट में ये गाने गाया करते थे, बट टाइटल उन्होंने नहीं दिया था, ये दिया था MP के रहने वाले थे, और MP में ही ग्वालियर, शायद से ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने दिया था इनको टाइटल, ठीक है। बाकी वाली स्टेटमेंट पूरी सही है। 86 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पीरियर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। देखो मुस्लिम में क्या है ना कि वो कुछ था कंसेप्ट, पता नहीं क्या, बट ये फिलहाल याद करना है कि आपने, ये पहला बंदा था जहांगीर, सी पार्ट, 86 का सी पार्ट, ठीक है। जहांगीर वाज द फर्स्ट पर्सन जिनका ना शिफ्टेड हुआ था ये, मतलब एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनाया करते थे ये। और पेंटिंग जो है, पेंटिंग भी इन्हीं के टाइम में एक क्लाइमेक्स लेवल पे थी, वो थे जहांगीर। और तो छोड़ो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंटर करी थी इंडिया में, वो थॉमस रॉय इनके ही कोर्ट में आए थे। और हॉकिन, HAWKIN, हॉकिन, ये दोनों, हॉकिन प्लस थॉमस रॉय जहांगीर की कोर्ट में आए थे परमिशन लेने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट। मियां तानसेन जो थे ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्योंकि कल्चर में आपको आ सकता है। तो आप ऐसा करिए, विकिपीडिया पे जाइए, वहाँ पे कल्चर इंडिया, इंडियन म्यूज़िक और क्लासिकल सिंगर तानसेन लिखिए, वहाँ पे ये सारी इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। कुछ फैक्ट मैं बोल देता हूँ, लेकिन आपको भी थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज़ करनी है। तानसेन वाज ए प्रोमिनेंट म्यूजिशियन बिलोंगिंग टू नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल के इम्पॉर्टेंट म्यूजिशियन रहे हैं ये तानसेन। और ये प्लेस ऑफ बर्थ ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका ओरिजिनल नाम था राम तानू, इनका ओरिजिनल नाम था राम तानू, ठीक है। और वो वोकलिस्ट थे, म्यूज़िक थे, कंपोज़र थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। और अवार्ड जो है मियाँ, इनको नाम बोला, मियाँ तानसेन बोलते थे इनको। मियाँ वाज द टाइटल जो कि अकबर ने दिया था, ठीक है। अकबर के कोर्ट में भी ये रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बाकी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप इधर से पढ़ सकते हैं, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न 9 जेम्स ऑफ द इन द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पीरियर अकबर, ठीक है। तो उसके टाइम में थे, ये हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, और कब इनकी डेथ हुई तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट था वो था कि 9 जेम्स ऑफ द अकबर थे, और दूसरा नाम इनका था मियाँ, टाइटल अकबर ने दिया था, और MP के थे। और ये इनका जो भी आप देख रहे हैं फ़ोटो, और
इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए इनके बारे में, ये जो लिखा है इस पे, ये लाइन इंपॉर्टेंट। तानसेन वाज वर्किंग एज ए सिंगर इन द कोर्ट ऑफ किंग रामचंद ऑफ रेवा स्टेट। ठीक है, रेवा स्टेट के वहाँ पे वर्क करते थे। बाद में अकबर को पता चला कि तानसेन भी कोई गाना गाने वाले बंदे हैं फेमस, तो उनके कोर्ट में इनको बुलाया गया और इनको टाइटल दिया गया मियाँ। ठीक है, मियाँ टाइटल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। और एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि तानसेन इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो आर्ट एंड कल्चर में ये इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो तानसेन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। ठीक है, मेन लाइन ढूंढनी होती है ना जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी आर्टिकल। देखो ये कुछ लाइंस लिखी हैं। देखो फैक्ट क्या है, फिगर क्या है, आई डोंट नो। ये बोला जाता है कि तानसेन जो थे, इनको प्यार हो गया था अकबर की बेटी से और उनसे उन्होंने शादी की थी जिसका नाम था मेहर उन्निसा, और तभी ये कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। ये कुछ रीज़न है, फैक्चुअल प्रूफ बैकिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ दिया गया है वेबसाइट पे क्लासिकल इंडिया, तो सही होगा क्या होगा, लेकिन आप देख सकते हैं। और इनकी डेथ हुई थी 1586 में, उसका भी कोई रेफरेंस नहीं है कि काज क्या हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कंपोजिशन इनकी क्या थी। तानसेन कंपोजिशन वर लार्जली बेस्ड ऑन हिंदू पुराण्स मिथोलॉजिकल स्टोरीज। ही implied the Drupad style in his composition and often wrote the praise the Hindu deities such as शिवा, विष्णु, गणेशा। इनकी ये प्रेज करते दिखे हैं। द्रुपद स्टाइल जो थे ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। बस इसमें मेनली आपने क्या देखना है कि भाई अकबर ने इनको टाइटल दिया था मियाँ का, और राम थानू इनका नाम था ओरिजिनल, और द्रौपदी स्टाइल के थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के फाउंडर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाद में कन्वर्ट होते मुस्लिम इस्लाम में, ये ड्यूरिंग द अकबर। और बोला जाता है कि अकबर की बेटी के साथ इनको प्यार, मतलब उनकी बेटी को उनके साथ प्यार हो गया था, जो सारी बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री, और हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें पूछा गया है, ये क्या हो रहा है, ये है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आपने देखना है कौन कौन सी स्टेट में ये चीज़ें हुई हैं। जैसे मोपला रिवॉल्ट, पबना रिवॉल्ट, इक्का मूवमेंट, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। ये बिरसा मुंडा ने इस बार न्यूज़ में था, और बिरसा मुंडा ये ना ट्राइबल का, एक ट्राइबल लोग इसको भगवान भी मानते हैं। तो अभी बिरसा मुंडा पे कुछ चल रहा था न्यूज़ में। तो एक कोई और थे, पता नहीं क्या नाम था उसका, करंट अफेयर में डाल देंगे। मोपला रिवॉल्ट, पबना रिवॉल्ट, इक्का मूवमेंट, बिरसा मुंडा, कहाँ कहाँ ये हुए हैं, केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो ये आपने मैच करना है। इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ, 87 का ए पार्ट आंसर है। ठीक है, 1 ए जो है मोपला रिवॉल्ट, जो कि केरला में हुआ था। ठीक है, मोपला रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ था, केरला। पबना रिवॉल्ट जो है वो बंगाल में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इधर मिला और ये इधर। फिर इक्का मूवमेंट है, तो इक्का मूवमेंट हमारे पास अवध में हुई है। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट हमारे पास बिहार में हुआ है। ठीक है, तो ये मैच हो गए, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि मोपला रिवॉल्ट हुआ कब है, कौन से ईयर में हुआ है, पबना रिवॉल्ट कब हुआ है, इक्का मूवमेंट कब हुआ है, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट कब हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका संथल रेवलन है, संथल रिवॉल्ट जो है या रेवलियन जो भी है, ये कब हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है 1855 के दौरान में। तो ये इंपॉर्टेंट है संथल ट्राइब से। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। एक बार स्पेक्ट्रम से देख लें या लूसेंट से देख लें, ये सारे रिवॉल्ट आपको आने चाहिए जो भी हुए हैं, चाहे वो पीजेंट्री रिवॉल्ट है या फिर दूसरे वाले हैं। ठीक है, और स्पेक्ट्रम की एंड जो हिस्ट्री है ना, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, उसके एंड में जो समरी दी है, समरी पढ़ा होगा उसकी एंड में, जेके पीएसआई के लिए पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है। और स्पेक्ट्रम के एंड में दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंड में कुछ पेजेस दिए हुए हैं, उसी को रिवाइज करने होते हैं। जैसे सोशो रिलीजियस मूवमेंट हैं, रिवॉल्ट हैं, इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो डायरेक्टली पढ़ लेने हैं शॉर्ट में। टाइम कम होता है, इतना देना भी नहीं होता है टाइम। पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो तब यूपीएससी नहीं करना है या जेकेएस, समझ गए ना। पीएसआई के लिए उतना ही लिमिटेड पढ़ना है, आगे बढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, पीएचडी नहीं करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें बताना है आपने कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। डॉक्टर ऑफ लैप्स डलोजी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ करेक्ट। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट,
ये कब आया था? वैरन हेस्टिंग के टाइम। दिस इज़ आल्सो करेक्ट। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखना हमने। फिर आपके आप पास आया एल्वर्ड बिल कंट्रोवर्सी, ये भी रिपन के टाइम हुई थी, ये भी करेक्ट है। तो अगर ये 3 करेक्ट है तो दिस इज़ रॉन्ग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आया था किसके टाइम में? ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम नहीं आया था, लिटन के टाइम आया था। LYTTON, लिटन के टाइम में आया था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में नहीं आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, लिटन ने लाया था, और रिव्यू किसने किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था एक्चुअल में कि जो लोकल न्यूज़पेपर थे हमारे इंडिया में उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए। ठीक है, तो ये लाया था लिटन ने, यह था 80s के टाइम में थी, 80s के टाइम, मतलब 80s समझ गए ना, एग्जैक्ट डेट जो भी होगी वो देख लेना आप, 80s के टाइम में, 1880s के टाइम में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया, इसको रिमूव किया रिपन ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वो किया रिपन ने, लाया किसने था? लिटन ने। लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड कर्जन नाउन फॉर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, पार्टीशन ऑफ द बंगाल। और एक जाने जाते हैं ये कि रेलवे की मैक्सिमम, रेलवे प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम एक्सटेंशन इन्होंने की थी इसी टाइम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा विच एंटर्स इंडिया इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा जो है ना यहाँ से आती है और तिब्बत से, तिब्बत अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, तिब्बत से आती है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। यहाँ से मैप अगर देख ले हम तो यहाँ से इंटर किया इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से होके यहाँ सीधा इधर बांग्लादेश में चले जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है रिवर। तो इसमें आपने बताना है ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, कमिंग भी है, लोहित भी है, सिकांग भी है, स्वनसरी भी है, मानस भी है, ये सारी ट्रिब्यूटरी इसकी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ब्रह्मपुत्रा इंटर करी है नमचा बरवा में, नमचा बरवा का है, नमचा बरवा, नमचा बरवा इज ए सिंटेक्स हिमालय का, ये है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है हिमालय तो अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये नमचा वर्मा से टर्न जिसको बोलते हैं, ऐसे वाला टर्न, इसकी ट्रिब्यूटरी राइट वाली कौन सी है, लेफ्ट वाली कौन सी है, सारी। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में कभी भी, तो जिस तरफ रिवर जा रहा है तो उसी तरफ अपना मुंह करो, अपना हाथ उसी साइड करो। ये आपका हाथ आ गया, जैसे अगर आपका मुंह इस साइड है, ठीक है, फेस आपका इस साइड है, तो आपका राइट साइड इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बन जाएगी, ये राइट ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। तो वैसे ही याद करनी होती है लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी, पर जिस तरफ रिवर जा रहा है, ठीक है, उसी तरफ अपना मुंह करना है, लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरी सही है। आंसर जो भी होगा इसका 89 का डी पार्ट आंसर सब सही है। ट्रिब्यूटरी सारी याद करनी है। इसके साथ साथ में आपने ट्रिब्यूटरी किसकी याद करनी है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी दिया तो एक तो गंगा की याद करनी है, और गंगा क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। ठीक है, यही है। फिर इंदस की ट्रिब्यूटरी याद करनी है, यमुना की करनी है, यमुना खुद एक अपनी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी देखनी है, गंगा कितनी स्टेट से पास हो रही है, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी यूके में जितनी भी हैं सारी देख लेनी है आपने। गूगल विकिपीडिया करना है, वहाँ पे की पिक देख लेनी है। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेनी कौन सी मिल के क्या बनी और गंगा कहाँ बनी, ये सारी। और नीचे आपने साउथ इंडिया में गोदावरी देखनी है, गोदावरी नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये गोदावरी है तो वो वहाँ से महाराष्ट्र से, नासिक से ओरिजिनेट हो रही है। नर्मदा जो है अमरकंटक से, उस साइड से हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसा पता हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो इसमें देखना है कि ओरिजिनेट इंडिया में नहीं हो रही है। ब्यास, चिनाब, रावी या सतलुज। तो चिनाब तो हिमाचल प्रदेश से हो रही है और जम्मू कश्मीर से होके जा रही है, ये तो इंडिया में ओरिजिनेट है। ब्यास जो है ये
पंजाब में, रावी भी जम्मू कश्मीर हिमाचल टच करके सतलुज, सतलुज जो है ये तिब्बत से आ रही है, ठीक है, सतलुज तिब्बत मानसरोवर लेक, तो मानसरोवर नहीं कुछ और नाम है, सतलुज जो है ये तिब्बत से आ रही है भाई साहब, ये ओरिजिनेट इंडिया में नहीं होती है। एक सतलुज, एक इंदस और एक ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। मतलब फॉर एग्जांपल इंदस यहाँ से जा रही है और सतलुज भी इधर से आ रही है और ब्रह्मपुत्रा भी इधर से जा रही है, तो ये तीनों उधर से है और इसको ट्रांस हिमालयन रिवर भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालयन रिवर भी बोलते हैं इन तीनों को, ठीक है, हिमालय बनने से पहले की रिवर है ये, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इनके आंसर की दी गई है टेलीग्राम चैनल पे भी, वो एक बार चेक कर ले, डायरेक्टली सॉल्व कर ले। 91 का डी पार्ट, CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेट ऑफ रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल यूनिट, डी ऑल ऑफ द अबव। और जितने भी हैं देखो, इसके अलावा ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी याद कर देनी है कंप्यूटर की, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो भी हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी है ये सारी याद कर देनी है कंप्यूटर की, इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर की में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी है, ये भी एब्रीविएशन, ये 95 क्वेश्चन की जितनी भी एब्रीविएशन है सब याद होनी चाहिए, सर्च इंजन भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे अभी ये रिसेंटली हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी 2022। ये अभी इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई है, जिसको बोला गया सिनर्जी 2022, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो थीम ऑफ द एक्सरसाइज, इसका थीम क्या रहा है, बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंस टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स, ठीक है, रैंसमवेयर अटैक्स से बचने के लिए इन्होंने बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंस स्टार्ट किया है, यस इट इज़ करेक्ट, यही थीम था इसका। दूसरा इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिसर्च टीम, CERT, ठीक है, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, IN मतलब इंडियन, CERT इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम इन कोलैबोरेशन विद द साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर रिसेंटली सक्सेसफुली डिजाइन एंड कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी फॉर द 13 कंट्री के लिए किया है उन्होंने, 13 कंट्रीज़ के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया और सिंगापुर, तो इसका आंसर है C बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, तो प्लांट हार्मोन आपने सारे याद कर देने जितने भी प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन, जिबरलिन भी क्या है प्लांट हार्मोन है, इथाइलिन इज अ गैस है लेकिन हार्मोन है, ठीक है, प्लांट का। एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, इट इज़ अ फीमेल हार्मोन, फीमेल मतलब हो गया जो भी है, देख लेना आप। एस्ट्रोजन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, इट इज़ अ एनिमल हार्मोन दैट इज लोकेटेड इन द फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द INS विक्रांत 2022। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि INS विक्रांत अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, PM मोदी ने इनको इनाग्रेट किया है, तो इंपॉर्टेंट है कहाँ बना है क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इंडिया ने, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। INS विक्रांत द लार्जेस्ट वारशिप एवर बिल्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इंडिजीनियस डिज़ाइन, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर एट द कोचिन शिपयार्ड इन कोची फॉर द इंडियन नेवी। कहाँ पे, कोचिन शिपयार्ड में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कहाँ इसको बनाया गया है। एक तो पहला पॉइंट है कि INS विक्रांत 2022 में जो भी न्यूज़ में था, फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है इंडिया की तरफ से, और कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए, और लार्जेस्ट शिप वार है ये इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशन द नेशंस फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑन 2 सितंबर 2022, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। एक और चीज़ है कि न्यू एंड साइन ऑफ द इंडियन नेवी वाज आल्सो अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट डिपिक्ट्स द रॉयल साइन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो पहले ये इंडियन नेवी पे जो अनवील एनसाइन था ना, वो फॉरनर का था, अब इन्होंने चेंज कर दिया, अब ये इंडिया का रखा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। किसने किया है कमीशन, किसने किया है अभी 2022 में, सितंबर 2022 में,
प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इंडिजिनसली डेवलप है, और कोचिन शिपयार्ड। कोचिन कहाँ है? केरला में, ठीक है। ये वही कोचिन पूछने जहाँ पे वो आए थे बाहर से 1498 में। कौन आया था 1498 में? फॉरनर इंडिया में, वास्को डी गामा, यहीं पे आए थे। आंसर इसका है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 101, ये खुद कर देना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका 103 क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर कोविड वैक्सीन पे क्वेश्चन है ये। कोविड वैक्सीन पे क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 पे वैक्सीन पे क्वेश्चन बनता ही बनता, क्योंकि 2-3 साल हो गए कोरोना को, अभी तक नहीं गया है। इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, उसका नाम क्या है? एनकोवैक्स इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एनिमल्स के लिए बनाई है। इंडिया हैज़ सो फार अप्रूव्ड एटलीस्ट 6 वैक्सीन्स दैट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड लोकली, बट ओनली 2 कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू ओवर 99% इंडियन को क्या दिया गया है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन दी गई हैं। और इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन कौन सी आएगी? तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इंडिजीनियसली डेवलप फर्स्ट इंडिया की वैक्सीन इंडिजीनियसली डेवलप कौन सी थी? तो वो भी कोवैक्सीन थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है। कोविशील्ड जो बनाई है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोविशील्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कोवैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक ने, ठीक है। कोवैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक, और कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। इसका आंसर है ए पार्ट, तीनों की तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1405, ये सारे इंग्लिश के हैं, ये खुद सॉल्व कर दें आप, और कम्युनिकेशन स्किल के हैं, ये भी खुद सॉल्व कर दें। ये क्वेश्चन है 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूजुअली यूज्ड इन द कोल्ड कंट्री टू मेल्ट आइस अकोमोडेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग द विंटर। तो आपको बताना चाहिए कि विंटर में कोल्ड कंट्री में क्या रोड पे फेंका जाता है और फिर गाड़ी चलाई जाती है कोल्ड कंट्री में? साल्ट, यूरिया, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो 112 का आंसर है ए, साल्ट को फेंका जाता है फिर गाड़ी चलाई जाती है रोड पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन स्किल का, तो वो पता होना चाहिए आपको, वो खुद ही सॉल्व करना है अपने। पेपर तो आपको मिल ही गया है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसमें मिल जाएगी सब PDF आपको। क्वेश्चन नंबर 114 अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, अटल मिशन, जिसके अमृत भी बोलते हैं, अमृत मिशन। दीज हैज़ बिन डिज़ाइन टू रियलाइज एस्पिरेशन ऑफ मेकिंग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है गार्बेज फ्री और वाटर सिक्योर। अमृत का मतलब है वाटर सिक्योर करना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का मतलब है गार्बेज फ्री करना। तो दोनों मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 116, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बेस्ड ऑन द पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये बताना है कि फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड जो है IAF की, इंडियन एयर फोर्स की, वो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। एक ये बताना है। दूसरा है कि सिनकैन इज़ अ 3-star रैंक ऑफिसर फ्रॉम द 3 सर्विसेज इन रोटेशन हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन न्यू दिल्ली। तो ये अभी नए बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस, पहले कौन थे? जिनकी मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से, अभी न्यू बने हैं CDS, तो वो भी नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी करंट अफेयर में डाल देंगे हम। ओके, इसका आंसर 116 का सी आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ये दोनों याद करने हैं आपने, क्योंकि पेपर सर्विस का ही है ना, डिफेंस सर्विस का। 117 का क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अप्रूव्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड। तो इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पे है? वो है लम्हेता, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पे है? तो इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क दैट इज़ लोकेटेड इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। इंडिया का, जैसे इंडिया फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क पूछा है ना, ऐसे ही आपने इंडिया फर्स्ट लाइकन पार्क कौन सा है? उत्तराखंड में। लाइकन, एल्गी और फंगस को एलाइकन बोलते हैं, एल्गी प्लस फंजाई या फंगस को हम बोलते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकन।
क्वेश्चन नंबर 118, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप इंडिया फर्स्ट लाइकन पार्क इन, ठीक है, उत्तराखंड में। त्रिपुरा सेटअप इंडिया फर्स्ट बायो विलेज, त्रिपुरा ने फर्स्ट बायो विलेज किया है, ये भी सही है। इन एशिया कप 2022 श्रीलंका ने बीट किया है पाकिस्तान को, दुबई में मैच हुआ था, यस ये भी सही है। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी विल बी सेटअप इन लद्दाख, ये भी सही है। द प्रपोज डार्क सेंचुरी विल बी लोकेटेड एट हैनले इन लद्दाख, कहाँ पे, हैनले इन लद्दाख एज ए पार्ट ऑफ चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इंपॉर्टेंट है, चारों चार स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है फर्स्ट लाइकन पार्क, ये उत्तराखंड में है। इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज त्रिपुरा में है, यस इट इज़ राइट। एशिया कप 2022 का जिसमें फाइनल मैच था, श्रीलंका ने जीता। 6 टाइटल था इंडिया का, श्रीलंका का। इंडिया ने 7 टाइटल जीते हैं टोटल, ठीक है, और हाईएस्ट इंडिया ने ही जीते हैं। श्रीलंका 6 टाइटल है और पाकिस्तान को बीट किया था दुबई में। इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट सेंचुरी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे सेटअप की है और प्रपोज कहाँ है, ये वो हैंडले लद्दाख में, और कौन सी है, चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्वेश्चन है चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, आगे पीछे जहाँ भी है आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में। विच आर द फॉलोइंग स्टेट वर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो जम्मू कश्मीर यूटी का स्टेट वर्ड क्या है, यूटी वर्ड मतलब कहने का, खिलिस फिजेंट इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट क्वेश्चन, ये है कि द SDM मेजर द एवरेज अचीवमेंट ऑफ द कंट्री इन द 3 dimensions ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एजुकेशन और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया का रैंक क्या रहा है 2022 में HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था इसमें, तो पता होना चाहिए आपको। इंडिया का जो रैंक रहा है 2022 में वो आपने बताना है, आंसर है A, 132 रैंक, 132 रैंक जो है इंडिया का रहा है। ये थे 120 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉक 2 के क्वेश्चन, मॉक 2 के जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। सिर्फ मैं डिस्कशन इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग की नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस की चीज़ है और ये आपने छोड़ना नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन DI, ये सब आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग सोर्सेज जो भी हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर, ये आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये प्रैक्टिस किए, लेक्चर बहुत लंबे लंबे जाने वाले हैं, ये आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। MCQ खाली GK वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हो, करंट अफेयर वाला। दिस इज़ ऑल अबाउट 120 MCQ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, कभी भी PDF मिल सकती है। टेली और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करें 7006231004। इस पर व्हाट्सएप करें, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। FAA की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने, JKPSI की भी। ओके, दोनों टेस्ट सीरीज़ की PDF आपको सब मिल जाएगी। डिटेल जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।